दो दुनिया का वारिस अनकही कथा भाग 1 साइंस फिक्शन स्टोरी अध्याय 11 रॉल्फ को सजाए मौत। सैडल इक्रीमिया प्रजाति का व्रत व्यक्ति था। हालांकि धर्मा को जो विजन मिल रहे थे उसमें उसे ये सैडल एक 40-50 वर्षीय कॉकेशियन लग रहा था, परंतु सैडल की उम्र 560 वर्ष की थी। उसका लंबा कद, काठी और सुडौल शरीर उस पर खूब फपते थे। अजय सेना का कमांडर, जो भी इक्रीमिया प्रजाति का ही था, सैडल से कुछ इंच लंबा ही था। वो अपनी यूनिफॉर्म में सैडल के चैम्बर में उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठा था। सैडल उस विशाल चैम्बर में एक आर्टिफिशियल स्क्रीन पर परिंजे ग्रह पर हुए बहुत ही घातक हमलों के बारे में जान रहा था। उसको परिंजे प्लेनेट के अलग अलग शहरों पर हुए हमले और उनसे हुए नुकसान की इमेज दिख रही थी। टेररिस्टों ने बहुत ही घातक हमला किया था और बहुत ही जान माल का नुकसान हुआ था। प्रेसिडेंट सैडल को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे परिंजे ग्रह पर अलग अलग जगह हुए इस घातक हमले को अजय सेना ना तो पहले से जान पाई और ना ही उन्हें रोक पाई। इसीलिए उसने अजय सेना के परिंजे के कमांडर को, जो कि पूरे परिंजे ग्रह का सिक्योरिटी इंचार्ज था, उसको बुलाया था और उससे ही इस हमले की जानकारी प्राप्त कर रहा था। उसको असमंजस था कि कैसे समय रहते अजय सेना इन हमलों को रोक क्यों नहीं पा रही थी। सर, इस टेररिस्ट फ्रीमी को हमारे सभी खुफिया ठिकानों का पता था। उसने धीरे धीरे हमारे सारे आयुधों को समाप्त कर दिया और अलग अलग शहरों में विस्फोट करके भाग गया। सैडल गुस्से में बोला, ओह, ये है अजय सेना, इतनी नौसिखिया। कमांडर बोला, सर, हमने उन टेररिस्टों के अटैक को निस्तानाबूद कर दिया, परंतु फिर भी परिंजे प्लेनेट को काफी नुकसान हो गया। सर, ये किसी इनसाइडर का काम है। सैडल बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? सर, आप एक बार सुप्रीम कमांडर रॉल्फ को बताएं कि परिंजे पर हमला फ्रीमी ने किया है और उसे परिंजे के सारे गोपनीय ठिकाने पता थे, वो सब जो हम केवल सुप्रीम कमांडर को ही रिपोर्ट करते हैं और किसी को नहीं। और साथ ही उसके पास जो हथियार हैं वो आइविश के हैं। और सैडल बीच में ही अपनी कुर्सी से खड़ा होकर बोला, आइविश पर पत्ता भी बिना रॉल्फ की मंजूरी के नहीं हिलता। सैडल ने अपने रोबोट असिस्टेंट को कमांड दी और सारी आर्टिफिशियल स्क्रीन गायब हो गई। उसको जो जानना था उसने जान लिया था। सैडल को रॉल्फ की कमजोर नस मिल गई थी। रॉल्फ ने एक गलती कर दी थी। उसने परिंजे पर हमला करने के लिए आइविश के हथियार का इस्तेमाल तो किया, परंतु उससे हो सकता है वो बच भी जाए। परंतु जहां जहां हमला हुआ वो उन स्थानों पर हुआ जो गोपनीय और परिंजे की सुरक्षा के लिए अत्यधिक क्रिटिकल थे। टेररिस्ट फ्रीमी को ये सूचना किसी और से प्राप्त हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो खुद भी परिंजे का मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होने के बावजूद अजय सेना उसको इन गोपनीय सूचनाओं से वंचित रखती थी। ये सूचना केवल रॉल्फ के पास सुप्रीम कमांडर होने के कारण होती थी। बहुत पहले ही कौंताना ने व्यवस्था कर दी थी कि अजय सेना के अलग अलग इंचार्ज अलग अलग ग्रहों पर होंगे, परंतु वो अपने ग्रह के गोपनीय ठिकाने और क्लासिफाइड जानकारी केवल सुप्रीम कमांडर को देंगे, ग्रहों के गवर्नर को नहीं। कौंताना दूरदर्शी था। उसको पता था कि यदि कोई ग्रह आजादी का बिगुल बजा दे और युद्ध की स्थिति हो जाए तो इस जानकारी का प्रयोग करके उसे हराया जा सकता था। रॉल्फ ने ये जानकारी फ्रीमी से साझा करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। सैडल के मन में खूंखार राजनीतिक प्लान बन रहा था। सैडल ने अजय सेना के इंचार्ज को आदेश दिया, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। हो सकता है सुप्रीम कमांडर के यहाँ कोई भेदी हो जो सूचना लीक कर रहा हो। मुझे उनसे बात करनी होगी। अजय सेना के कमांडर ने सर हिलाया और कुर्सी से खड़ा होकर जाने लगा। वो समझ गया था
कि ये नेता लोग आपस में कुछ बहुत ही बड़ा करने वाले हैं। उसके जैसे फौजी जो जंग में अपनी जान लड़ा देते हैं, वो इन लोगों से नहीं जीत सकते थे। इतनी विकसित सभ्यता होने के बावजूद भी राजनीति हमेशा अपने बहुत ही कुरूप चेहरा लेकर उपस्थित होती थी। वास्तव में ये दुनिया जैसी आजकल है, ये वैसी हमेशा से ही थी। सामान्य लोगों का संघर्ष, फौजियों का बलिदान और अंत में किसी राजनीतिक का अपने निजी स्वार्थ के लिए सब व्यर्थ कर देना। सैडल ने तुरंत अपने सबसे विश्वसनीय साथी को बुलाया और कहा, तुरंत मरकर के फटल शिप को हायर करो और जोर जाओ। वहां सुप्रीम कमांडर रॉल्फ को मेरा संदेश दे देना। वो फौरन तुम्हारे साथ यहाँ परिचय पर आ जाएंगे। सर, सुप्रीम कमांडर मेरे साथ मर्कल के फटल शिप में जोर से परिंजे आ जाएंगे? उस असिस्टेंट ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। तुम प्रोटोकॉल की चिंता मत करो, बस मेरा ये संदेश उन्हें दे देना। सैडल ने एक गुप्त संदेश अपने असिस्टेंट को दे दिया और वो असिस्टेंट तुरंत ही जोर के लिए रवाना हो गया। रॉल्फ को वो गुप्त संदेश मिल गया था। उसकी भाषा बहुत ही अजीब थी, परंतु रॉल्फ को मतलब समझ आ गया था। संदेश में लिखा था कि यदि तुम चाहते हो कि आइविश की बात गवर्निंग काउंसिल तक नहीं पहुंचे, तो तुरंत यहां आ जाओ। रॉल्फ को सैडल ने तुम कहकर बुला और साथ ही आइविश की बात रॉल्फ समझ गया था। उस लहजे का क्या मतलब था? किसी और ने संदेश पढ़ा होता तो समझता कि आइविश पर कोई बात हुई होगी, परंतु रॉल्फ समझ गया। उसने फ्रीमी को आइविश के हथियार तो दिए, परंतु परिंजय की वो गोपनीय बातें भी बता दी जो केवल सुप्रीम कमांडर को पता होती थी। यदि जांच हुई तो रॉल्फ फंस सकता था। रॉल्फ ने परिंजय पर हमला सैडल को फंसाने के लिए किया था, परंतु उसकी ये चाल उस पर उल्टी पड़ गई थी। शिनी और डेल को तो रॉल्फ ने रास्ते से हटा दिया था, परंतु सैडल को हटाना मुश्किल था। रॉल्फ ने उस संदेश कम धमकी को डिलीट किया और तुरंत सैडल द्वारा भेजे गए मर्कल के फटल स्पेसशिप से तुरंत परिंजे पहुंच गया। रॉल्फ को पता था कि सैडल शिनी और डेल की जितना नौसखिया नहीं था। सैडल कौंताना तक को टक्कर दे देता था। हालांकि रॉल्फ की मीडिया टीम ने यह दिखाया कि परिंजे पर बहुत घातक हमले हुए हैं, इसलिए सुप्रीम कमांडर प्रोटोकॉल तोड़कर तुरंत परिंजे पहुंच गए। इससे रॉल्फ की इमेज लोगों में और ऊंची हो गई थी। हालांकि बहुत से लोग अभी भी रॉल्फ के फ्रीमी को नहीं पकड़ पाने का मुद्दा बना रहे थे। सैडल ने जोर साम्राज्य के सुप्रीम कमांडर को एक संदेश देकर बुला लिया था। सैडल की राजनीतिक कुटिलता का ये सबसे बड़ा सबूत था। रॉल्फ सैडल के ऑफिस में बैठा था। जोर साम्राज्य का सुप्रीम कमांडर ऐसे बुलाने पर आ जाए, इसका मतलब था रॉल्फ ने ये मान लिया था कि सैडल का राजनीतिक पलड़ा इस वक्त भारी है। रॉल्फ को नहीं पता था कि सैडल को उससे क्या चाहिए। सैडल चाहे तो रॉल्फ को एक्सपोज करके चुनाव में सुप्रीम कमांडर बन सकता था। चुनाव अब बिल्कुल नजदीक ही थे। सैडल ने रॉल्फ को देखा और उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग सैडल को बहुत ही भा रहा था। सैडल ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। रॉल्फ, हमें मिलकर काम करना चाहिए। सैडल, मुझे पता है तुमको मालूम पड़ गया है कि फ्रीमी मेरा आदमी है। हाँ रॉल्फ। रॉल्फ के पास कोई और चारा नहीं था। उसे अब सच बोलना ही था। उसे सैडल को समझाना था कि मर्कल को हराने के लिए रॉल्फ का चुनाव जीतना जरूरी है। रॉल्फ बोला, तुम और डेल मेरे राजनीतिक विरोधी हो, परंतु मर्कल हम सब का दुश्मन है। मैं कुछ समझा नहीं। सैडल को यह समझ नहीं आ रहा था कि इन सब में मर्कल कहां से आ गया। सैडल, मुझे एक प्लेनेट का मालूम पड़ा है जिसके पास अंतिम का भंडार है। मैंने वहां फौजें भेजी है। जल्द ही वो फौज उस प्लेनेट को जीतकर तेज स्पेसशिप बना लेगी और फिर हम मर्कल को जोर साम्राज्य से बाहर कर देंगे। इससे मुझे क्या फायदा होगा? मूर्ख सैडल, हर चीज में फायदा नहीं होता।
इससे तो अच्छा है मैं चुनाव में तुम्हें एक्सपोज कर दूं और सुप्रीम कमांडर बन जाऊं। ठीक है, तो मैं मर्कल को बता दूंगा कि वो प्लेनेट कौन सा है। फिर तुम्हें कभी भी अंतिम के भंडार का पता नहीं चलेगा। मुझे तो अंतिम का पता ही नहीं है और ना ही मुझे चाहिए। मुझे मर्कल के शय में अपना व्यापार करने से कोई आपत्ति नहीं है। मर्कल से ज्यादा खतरा तो जौर को तुम जैसे लोगों से है, जो जौर के ही शहर को न्यूक्लियर बम से उड़ा देते हैं। मर्कल लालची है, परंतु तुम्हारी तरह हत्यारा नहीं है। रॉल्फ को समझ आ गया था कि सैडल ऐसे नहीं मानेगा। वो बोला, ठीक है, एक समझौता करते हैं। तुमको एक बात तो पता है कि यदि तुम मुझे एक्सपोज कर दो और मैं सुप्रीम कमांडर चुनाव हार जाऊं, तो भी तुम सुप्रीम कमांडर बनोगे या नहीं, कुछ पक्का नहीं कह सकते। यदि मैं एक्सपोज हुआ तो लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि गलती शीनी की नहीं, मेरी थी। और डेल, जो अभी खेल से बाहर है, वापस पूरी तरह खेल में आ जाएगा। सैरल समझ रहा था कि रॉल्फ क्या बोलना चाह रहा है। सैरल को पता था कि शिनी और डेल एक ही पार्टी के हैं और शिनी की सुसाइड से और टेररिस्ट फ्रीमी को पैसे देने के कारण उनकी पार्टी सबसे ज्यादा निंदा का शिकार है। यदि सबको पता चल जाए कि डेल की गलती ही नहीं थी, तो वो ही सुप्रीम कमांडर के पद का सबसे बड़ा दावेदार होगा। रॉल्फ ने सैरल को सोचने का थोड़ा वक्त दिया और फिर बोला, इसलिए सैडल, यदि तुम और मैं मिल जाएं, तो मैं बनूंगा सुप्रीम कमांडर और तुम जॉर प्लेनेट के गवर्नर और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। सैडल अभी ये सब सोच ही रहा था कि रॉल्फ बोला, सोचो मत, नडाल शहर को फिर से बसाना है। अरबों टिक के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। जितना तुम परिंजे से इतने वर्षों में नहीं लूट पाए, वो सब सिर्फ एक बार में मिल जाएगा। रॉल्फ ने बहुत ही कटु सच बोल दिया था। सैडल एक बहुत ही भ्रष्ट नेता था, परंतु उसे पता था कि परिंजे ग्रह पर उतना पैसा नहीं जितना जॉर के पास है, और जॉर का गवर्नर का मतलब सुप्रीम कमांडर के बाद सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। सैडल बोला, ठीक है रॉल्फ, तुम्हारी पार्टी मेरी मदद करेगी तो मैं जॉर के गवर्नर का चुनाव जीत भी सकता हूं, परंतु तुम डेल को कम मत आंको। वो अभी भले ही गवर्निंग काउंसिल से बाहर हो गया हो, परंतु वो वापसी कर सकता है। वो तुम मुझ पर छोड़ दो सैडल, डेल चुनाव हार जाएगा। वो कैसे? रॉल्फ ने फौरन अपने एक सहयोगी को सिक्योर कॉल किया और बोला, मीडिया का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। चारों तरफ ये खबर आग की तरह फैल रही थी। डेल और शीनी की बातचीत हर चैनल पर प्रसारित हो रही थी। डेल की पब्लिक में छवि खराब करने के लिए मीडिया वाले उस खबर को खूब मिर्च मसाला लगाकर पेश कर रहे थे। जॉर साम्राज्य में एक ही बात की चर्चा हो रही थी कि कैसे शीनी ने फ्रीमी को इतने पैसे दिए और फ्रीमी ने जॉर के सबसे बड़े शहर पर न्यूक्लियर हमला करके उसे खाक में मिला दिया था। नडाल के हमले की फुटेज बार बार लोगों को दिखाई जा रही थी। लोगों में शिनी और डेल के लिए एक अलग सी नफरत भर गई थी। शिनी को पता था कि फ्रीमी जॉर पर हमला करेगा और उसने इस काम के लिए 10 करोड़ टिक जितनी बड़ी रकम दी थी। शिनी की फ्रीमी से बात करते हुए की सारी कॉल्स मीडिया को मिल चुकी थी और साथ ही शिनी और डेल की कॉल भी। हालांकि डेल को नहीं पता था कि नडाल पर हमला होने वाला है, परंतु मीडिया ने डेल और शिनी की बातचीत को इस प्रकार तोड़ मरोड़ कर पेश किया कि लोगों के सामने साबित हो गया कि डेल ने जानबूझकर लेजर हमले का आदेश दिया ताकि नडाल पर न्यूक्लियर हमला हो सके। डेल चाहकर भी अपने फैसले का बचाव नहीं कर पा रहा था। कोई मानने को ही तैयार नहीं था कि डेल को नहीं पता था कि उस स्पेसशिप में न्यूक्लियर बम है। साथ ही रॉल्फ ने ये सुर्खी छुड़वा दी कि डेल ने फ्रीमी को कहीं छुपा दिया है और फ्रीमी को बचाने में मदद कर रहा था।
लोग सामान्यतः पहले ही डेल और शिनी को नफरत की दृष्टि से देख रहे थे, इसलिए सब लोगों ने इस खबर को भी सच मान लिया था। रॉल्फ ने गवर्निंग काउंसिल से अनुमति मांगी कि डेल को गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि उससे अजय सेना पूछताछ कर सके। डेल मारा मारा फिर रहा था और अनेक न्यायालय के चक्कर लगा रहा था ताकि वो गिरफ्तारी से बच सके। डेल ने अपने खिलाफ चल रहे मीडिया के दुष्प्रचार से बचने के लिए और इस प्रकार फ्रीमी को छुपाने के आरोप और गिरफ्तारी का भय का विरोध करने के लिए रॉल्फ पर काउंटर अटैक किया। डेल ने बोला कि उसके पास फॉरेंसिक साक्ष्य थे कि नडाल पर जो हमला हुआ था उसमें आइविश के हथियार का प्रयोग हुआ था। इसके प्रत्युत्तर में रॉल्फ ने साबित किया कि शिनी ने अपने अकाउंट्स में हेराफेरी की थी। सुर ने आइविश से हथियार खरीदे थे जो शिनी ने फ्रीमी को दे दिए। शिनी से बातचीत डेल भी कर रहा था, तो पता नहीं डेल अब ऐसा क्यों कर रहा है कि आइविश के हथियार से हमला, मतलब रॉल्फ का इन्वॉल्वमेंट। यदि रॉल्फ को हमला करवाना होता तो रॉल्फ बिल्कुल भी आइविश के हथियार का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि वो हथियार उसी की लैब में बनते हैं। डेल का ये वार फेल हो गया। कोई मानने को ही तैयार नहीं था कि रॉल्फ को पता था कि फ्रीमी रॉल्फ के हथियारों से हमला करेगा। शिनी और डेल पर ही हर किसी को शक था। साथ ही जब डेल ने सैडल से पूछने के लिए कहा तो सैडल पलट गया। उसने डेल का साथ देने से इनकार कर दिया। साथ ही रॉल्फ डेल को गिरफ्तार करके फ्रीमी को पकड़ने के लिए दबाव डलवा रहा था। डेल को समझ आ गया वो जल्द ही गिरफ्तार हो जाएगा। तब उसे रॉल्फ की राजनीतिक सलाहकार निश ने संपर्क किया। वो दोनों आइविश ग्रह के किसी शहर के किसी गुप्त स्थान में बैठे थे। निश, जो कि इक्रीमिया प्रजाति की अधेड़ उम्र की महिला थी, डेल, जो छोटे कद का इक्रीमिया प्रजाति का व्यक्ति था, उसको समझाया, डेल, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तुम अपनी गिरफ्तारी से नहीं बच सकते। परंतु निश, आपको पता है मैं फ्रीमी के बारे में नहीं जानता। डेल, क्या मुझे तुम्हें राजनीति सिखानी पड़ेगी? डेल निश का इशारा समझ गया था। तुम्हारा भला इसी में है कि तुम मान लो कि तुम फ्रीमी को जानते हो और फ्रीमी परिंजे के हमले में मारा गया। परंतु मैं ऐसे बोलूंगा तो मेरा राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। वो वैसे भी अब नहीं बचा है। क्या तुम गिरफ्तार होकर अनेक वर्ष जेल में रहना चाहते हो? डेल सोच में पड़ गया। रॉल्फ ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। निश ने आगे बोला, हम तुम्हें 50 लाख टिक देंगे और एक आलीशान परंतु गुमनाम जीवन। तुम्हें केवल इतना बोलना है कि फ्रीमी मारा गया और तुम उसका साथ दे रहे थे। परंतु ये बोलने के बाद मेरे को गिरफ्तार कर लिया तो? इतना भरोसा तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। डेल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी निश खड़े होकर जाने लगी और बोली, कोई बात नहीं डेल, कभी कभी कुछ चीजें समझ नहीं आती हैं। निश ने इशारा किया और उसके रोबोट असिस्टेंट ने डेल को एक रस्सी से बांध दिया। डेल चिल्लाया, ये क्या कर रही हो? निश खूंखार स्वर में बोली, कुछ नहीं, अजय सेना की अन्वेषण टोली को तुम्हारा पता दे रही हूं। वो तुम्हें गिरफ्तार करने आ रहे हैं। नहीं, रुको, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है। डेल बुरी तरह से रोने लग गया था। डेल को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। उसने शिनी से बात की और नडाल पर हमला नहीं रोक पाया। केवल इतनी सी लापरवाही की इतनी बड़ी सजा? निश बोली, ठीक है डेल, बयान दो। निश ने रोबोट असिस्टेंट को बोला और उसने डेल का बयान रिकॉर्ड कर लिया। डेल ने अपना दोष स्वीकार कर लिया कि उसने ही फ्रीमी टेररिस्ट को नडाल पर हमला करने के लिए कहा और नडाल की सिक्योरिटी को कमजोर किया और लेजर ब्लास्ट का आदेश ये जानते बूझते दिया
कि उस पैसेंजर स्पेसशिप में न्यूक्लियर बम है। डेल ने यह भी माना कि फ्रीमी परिंजे की अजय सेना द्वारा मारा गया और उन टेररिस्ट में से एक की डेल ने फ्रीमी के रूप में पहचान भी की। डेल ने अपने किए की माफी मांगी और रिकॉर्डिंग बंद कर दी गई। इससे पहले डेल कुछ समझ पाता, वहां मैकाबर आ गए। डेल चिल्लाया, निश, तुमने कहा था कि मुझे 50 लाख टिक दोगी और एक आलीशान जिंदगी। निश के चेहरे पर एक बेहद कुटिल मुस्कान आ गई। वो बोली, 50 लाख टिक इन मैकाबरों को दे दिए हैं, ये तुम्हें दे देंगे और ये ही तुम्हें उस आलीशान जिंदगी में भी पहुंचा भी देंगे। डेल समझ गया, उसके जीवन का आखिरी दिन आ गया था। उसे अब तक अफसोस हो रहा था कि क्यों उसने शीनी से फ्रीमी को मिलने की बात कही। वो एक कॉल, वो एक गलत फैसला डेल को ले डूबा था। वो यहाँ आइविश में अकेला इसलिए आया था क्योंकि उसे लगा वो रॉल्फ से कुछ समझौता कर पाएगा। परंतु रॉल्फ की इस क्रूर साथी निश ने डेल का कन्फेशन भी ले लिया और अब वो इन क्रूर मैकाबरों द्वारा उसे ऐसी मौत देगी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। लोगों को लगेगा कि डेल ने भी शिनी की तरह ही सुसाइड कर लिया होगा। रॉल्फ ने आखिरकार बाजी जीत ही ली थी। धर्मा के सामने से विजन अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसे डेल का वो रुआसा सा चेहरा ही नजर आ रहा था। धर्मा ने लेडी तारा की तरफ देखकर बोला, अब मुझे समझ आया। रॉल्फ वास्तव में बहुत कुटिल था। उसने फ्रीमी को पैदा किया, उसने शिनी और डेल को फंसाया और फिर सैडल को अपनी तरफ मिलाया। शायद वो चुनाव जीत गया क्योंकि उसके सारे विरोधी अब रास्ते से हट चुके थे और जनता के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा कि वो किसे वोट करे। तारा बोली, हाँ धर्मा, शिनी मारी जा चुकी थी। सैडल रॉल्फ का साथ दे रहा था। डेल को मैकाबरों ने बहुत बुरी मौत दी थी। आइविश के मैकाबर रॉल्फ के चुने वो हत्यारे थे जिनसे पूरा ज़ोर साम्राज्य घबराता था। ये यदि किसी से डरते थे तो सिर्फ रॉल्फ से। रॉल्फ चुनाव तो जीत ही गया होगा, उसके सारे विरोधी खत्म हो गए थे, परंतु ये फ्रीमी, मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से रॉल्फ का पीछा छोड़ेगा। लेडी तारा मन ही मन हर्षाई कि धर्मा को कहानी की बारीकियां समझ आ रही थी। उसने बोला, रॉल्फ चुनाव जीत गया। अब उसे इंतजार था जैसन के संदेश का कि वो इरिट्रिया जीत गया और तेज गति की स्पेसशिप बना पाया। तो फ्रीमी का क्या हुआ? मुझे शक है कि फ्रीमी की स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है जितनी दिख रही है। धर्मा फ्रीमी को नहीं छोड़ रहा था और लेडी तारा को ये बात जानकर बहुत खुशी हो रही थी। धर्मा इतना ज्यादा समझदार कैसे है? वो वास्तव में सन ऑफ गॉड था। इतना दिमाग किसी और में नहीं हो सकता था। चलो, मैं तुम्हें अब आगे की कहानी सुनाती हूँ। तारा ने पुनः विजन भेजना प्रारंभ कर दिया। रॉल्फ अपने कैबिन में बैठकर अपनी जीत का जश्न मना रहा था। उसके पुत्र नोकोविद ने भी साइंस में बहुत तरक्की कर ली थी और नोकोविद ने रॉल्फ की साइंटिफिक कंपनी में 4 चांद लगा दिए थे। रॉल्फ बहुत खुश था। सब कुछ प्लान के अनुसार ही चल रहा था। अब उसे इंतजार था इरिट्रिया पर जीत का। तभी उसके सिक्योर कॉल पर फ्रीमी का कॉल आया और हमेशा की तरह उसने वो ही दोहराया, रॉल्फ, याद रखना, यदि तुम इरिट्रिया हार गए तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। फ्रीमी ने कॉल काट दिया। फ्रीमी अब रॉल्फ को परेशान कर रहा था। बार बार कॉल करके रॉल्फ को धमकी दे रहा था। रॉल्फ को समझ नहीं आया कि फ्रीमी को इरिट्रिया से क्या मतलब और क्या उसे ये प्लान सैडल ने बताया। परंतु सैडल को इरिट्रिया का नाम तो मैंने कभी बताया ही नहीं था। फिर फ्रीमी को कैसे पता चला?
रॉल्फ गहरी सोच में पड़ गया था। रॉल्फ को समझ आ गया था उसे फ्रीमी को खत्म करना होगा, परंतु कैसे करे वो ये काम? उसने मैकाब्रो की पूरी फौज लगा दी थी, परंतु फ्रीमी गायब हो गया था। जब से डेल की सुसाइड की खबर सामने आई थी, फ्रीमी को समझ आ गया था रॉल्फ उसे भी मरवा देगा। परंतु अब रॉल्फ फ्रीमी को कैसे ढूंढे? ये फ्रीमी बहुत ही रहस्यमयी है। कुछ समय और बीत गया और वो समय आ गया था जब जैसन कभी भी इरिट्रिया पर जीत की खबर सुना सकता था। तभी एक दिन अचानक से रॉल्फ को गवर्निंग काउंसिल का सम्मन आया। उसे मालूम पड़ा कि गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग रखी गई है और सभी सदस्यों को बुलाया गया है। सामान्यतः गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के बारे में सुप्रीम कमांडर को एडवांस में बताया जाता था, परंतु इस बार रॉल्फ को ऐसे सम्मन किया गया था जैसे वो कोई अपराधी हो और गवर्निंग काउंसिल उससे पूछताछ करने के लिए बुला रही हो। रॉल्फ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, परंतु वो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में गया और मीटिंग में पहुंचते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। रॉल्फ के सामने पूरी गवर्निंग काउंसिल मौजूद थी और रॉल्फ के सामने थे वो 3 लोग जिनकी उपस्थिति रॉल्फ ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। पहला, जैसन, जो इरिट्रिया से हार कर वापस लौट आया था। जैसन रॉल्फ के पास आने के बदले गवर्निंग काउंसिल के पास गया, परंतु क्यों? ऐसा क्या हुआ कि उसे पहले गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों के पास जाना पड़ा? दूसरा, वो हैकर जिसे रॉल्फ ने फ्रीमी बनाकर अपने प्लान के लिए उपयोग किया था और जो पिछले कुछ दिनों से रॉल्फ को ही धमकी दिए जा रहा था। वो फ्रीमी हैकर जिसे रॉल्फ नहीं ढूंढ पाया था और जिसे उसके मैकावर नहीं ढूंढ पाए, वो यहाँ गवर्निंग काउंसिल के समक्ष खुद ही उपस्थित हो गया था। रॉल्फ को समझ आ गया था कि उसका खेल खत्म हो चुका है। और तीसरा, इससे पहले तारा अपनी कहानी आगे बोल पाती, धर्मा बोला, कौनताना। प्रोफेसर बोरो, जोरो और लेडी तारा के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। प्रोफेसर बोरो बोले, धर्मा, तुम्हें कैसे पता कौनताना वहां था? हालांकि लेडी तारा ही धर्मा को स्टोरी सुना रही थी, परंतु प्रोफेसर बोरो और जोरो का ध्यान धर्मा की तरफ ही था। लॉरा अभी भी बेहोश थी और कार्ट तेजी से जमीन के नीचे चल रही थी। धर्मा बोला, फ्रीमी और कोई नहीं, कौनताना ही था। रॉल्फ को भी ये पता नहीं था। प्रोफेसर बोरो ने कहा, बिल्कुल सही। धर्मा बोला, ये अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। प्रोफेसर बोरो, लेडी तारा और जोरो तीनों के आश्चर्य की सीमा न रही। धर्मा ने इतनी आसानी से पता लगा लिया था कि इन सब षड्यंत्रों के पीछे कौनताना का हाथ है, जबकि कोई उस समय भी ये नहीं समझ पाया था कि इन सब के पीछे कौनताना का हाथ था। धर्मा ने उन सब के उत्सुक चेहरे देख अपनी बात कही। इतनी विस्तृत योजना, ऐसे एक्शन किसी हैकर के बस की बात नहीं थी। तारा ने बोला, तुमने इतनी आसानी से कैसे पता लगा लिया कि इन सब के पीछे कौनताना ही है? धर्मा ने जवाब दिया, फ्रीमी का इतना पक्का प्लान करना और फ्रीमी द्वारा नाडूस के लोगों से बातें, शिनी को फ्रीमी द्वारा इतनी आसानी से फंसा लेना, परिंजे पर इतना खतरनाक हमला, नाडूस के अजय सेना पर ब्लास्ट, ये कोई हैकर नहीं कर सकता था। रॉल्फ को समझ जाना चाहिए था कि फ्रीमी कोई पक्का राजनीतिज्ञ है। कौनताना का इतना आसानी से हार मान लेना भी कुछ सही नहीं लग रहा था। कौनताना को मर्कल से बदला भी लेना था। इसलिए जब कौनताना को पता चला कि रॉल्फ के पास मर्कल को हराने का कुछ प्लान है, तो कौनताना ने फ्रीमी बनकर रॉल्फ का साथ देने का सोचा।
परंतु उसे समझ आ गया था कि रॉल्फ का प्लान फुल प्रूफ नहीं है। प्रोफेसर बोरो, लेडी तारा और जोरो के आश्चर्य की सीमा न रही। उनको नहीं पता धर्मा ने कैसे पता कर लिया। उन्होंने धर्मा के जितना समझदार इंसान नहीं देखा था। धर्मा ने गजब की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया था। कौंताना के शामिल होने का अनुमान लगाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। प्रोफेसर बोरो को यकीन हो गया था, यदि नोकोविक को कोई हरा सकता है तो वो धर्मा ही है। परंतु बोरो के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। उसको लग गया कि धर्मा को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। धर्मा ने प्रोफेसर बोरो की बॉडी लैंग्वेज पढ़ ली थी। उसको समझ आ गया कि प्रोफेसर बोरो, लेडी तारा और जोरो भी पूरा सच नहीं बोल रहे। परंतु धर्मा कुछ सोचना नहीं चाहता था। वो लोग उसका मन पढ़ लेते थे। धर्मा को अभी अपने विचार छुपाने नहीं आते थे। बोरो ने फिर भी धर्मा का मन पढ़ लिया था। बोरो का डर अब और भी ज्यादा बढ़ गया था। लेडी तारा ने स्टोरी को आगे बढ़ाया। रॉल्फ ने आश्चर्य से बोला, कौंताना, तुम यहां? कौंताना बोला, जैसन युद्ध हार गया। मैंने तुमसे कहा था कि यदि तुम इरिट्रिया हार गए तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। रॉल्फ ने जैसन का झुका हुआ चेहरा देखा और उसे समझ आ गया कि इरिट्रिया के लोगों ने उसकी अजय सेना को हरा दिया। हालांकि ये लगभग असंभव था। आखिर कैसे उन 9 सिखियों ने अजय सेना को हरा दिया? रॉल्फ के लिए ये कल्पना करना भी मुश्किल था। रॉल्फ ने फिर कौंताना की तरफ देखा और बोला, कौंताना, तुम्हें इन सब से क्या मतलब? मुझे लगा था तुमने संन्यास ले लिया होगा। कौंताना बोला, मूर्ख रॉल्फ, निकाटोर मेरा आदमी था। उस मीटिंग की डिटेल्स वो मुझे लाइव भेज रहा था। तुमने उसे बेरहमी से मरवा दिया। मुझे समझ आ गया तुझे चुनाव जीतना है तो कुछ ऐसा ही प्लान करेगा। फ्रीमी का आइडिया मेरा ही था। फ्रीमी हैकर मेरा ही आदमी था। तुझे लगा वो जेल में बंद एक कैदी है और तू उसे छुड़वाकर उसे अपना प्लान पूरा करवाएगा। परंतु वो हैकर लोगों से बात नहीं करता था, वो मैं करता था। तुझे इतना सा समझ नहीं आया कि वो हैकर शीनी जैसे कुटिल राजनीतिज्ञ से कैसे बात कर सकता है? तू मूर्ख था रॉल्फ। मैं ही सबसे मिलता और बातें करता था। मैं ही इन लोगों को चला रहा था। तेरे से भी मैं ही बातें करता था। ये हैकर तो मात्र मेरा एक छोटा सा मोहरा था। रॉल्फ के चेहरे की रंगत उड़ गई। कौंताना ने आगे बोला, मूर्ख, तुझे चुनाव जिताने का प्लान तू नहीं, मैं बना रहा था। तुम प्लान बना रहे थे? कौंताना ने कहा, याद कर, तुझे हर चीज के लिए मैं ही उकसा रहा था। ज़ौर पर हमले के सिवाय सब कुछ मेरा ही प्लान था। ज़ौर पर हमला तेरी मूर्खता और क्रूर प्लान था। मेरी गलती ये हुई कि मैंने तुझे रोका नहीं। मुझे लगा डेल और शिनी को एक साथ खत्म करने के लिए ज़ौर पर हमला ही ठीक रहेगा। तुझे चुनाव जिताने के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं था। रॉल्फ विस्मित होते हुए बोला, तुम मुझे क्यों चुनाव जिताना चाहते थे? कौंताना बोला, शीनी, डेल और सैडल को मर्कल से कोई आपत्ति नहीं थी। वो मूर्ख लीडर थे। एक तू ही था जिसने इरिट्रिया को ढूंढा, अंतियम को ढूंढा। इसीलिए मैंने निकाटोर को तेरे पास भेजा ताकि वो तुझे सही प्लान करना सिखा सके। कौंताना का बेहद गुस्सेल एकालाप चालू रहा। तू मूर्ख था। तुझे लगा निकाटोर तेरा विरोधी है, इसलिए तूने उसे मरवा दिया। इसीलिए मुझे हैकर कैदी को तेरे पास भेजना पड़ा। खुद फ्री में बनकर नाडूस पर जाना पड़ा और शिनी आदि से बात करनी पड़ी।
परिंजे पर हमला करना पड़ा। मुझे तेरे हर प्लान की खबर पल-पल थी। मूर्ख रॉल्फ, मैंने ऐसे ही नहीं इस पूरे ज़ॉर साम्राज्य को खड़ा कर दिया है। रॉल्फ को समझ आ गया था कि कॉन्ताना कितना बड़ा खिलाड़ी था। कॉन्ताना ने आगे बोला, यदि तूने निकाटोर को मरवाया ना होता, तो शायद मैं तुझे सही प्लानिंग करवा देता और ये जैसन युद्ध नहीं हारता। परंतु तूने निकाटोर को मरवा दिया और मेरे पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पूरी गवर्निंग काउंसिल सुन थी। गवर्निंग काउंसिल के लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतनी खतरनाक और क्रूर प्लानिंग कर सकता है और उसे अंजाम दे सकता है। कॉन्ताना ने अपना लेक्चर जारी रखा, परंतु अब जब जैसन युद्ध हार कर आ गया है, तो मेरे पास और कोई चारा नहीं रहा। यदि इरिट्रिया को तू जीत लेता और मर्कल को जोर से बाहर कर देता, तो तेरे ये सब पाप माफ हो जाते। परंतु अब नहीं, तुझे और मुझे दोनों को ही अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। कॉन्ताना ने रॉल्फ का पूरा प्लान स्क्रीन पर दिखा दिया। किस प्रकार रॉल्फ ने ज़ॉर पर हमला करवाया, कैसे उसने अपने ही लोगों को मरवाया, नडाल पर न्यूक्लियर हमला, परिंजे पर कत्लेआम आदि सब कुछ। नाडुस के अत्याचार भी दिखाए गए, परंतु ज़ॉर साम्राज्य के लोगों को मग की जान की कोई कीमत नहीं थी। गवर्निंग काउंसिल ने रॉल्फ को सुप्रीम कमांडर से हटा दिया और रॉल्फ पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया। कॉन्ताना द्वारा दिए गए सबूत काफी मजबूत थे। रॉल्फ और कॉन्ताना दोनों को ही सजाए मौत हो गई। हालांकि कॉन्ताना ने पीकाबो ड्रेस को आदेश देकर खुद ही आत्महत्या कर ली। रॉल्फ को जब सजाए मौत मिल रही थी, तो नोकोविद वही था। रॉल्फ चिल्लाया, मैंने सिर्फ एक गलती की, मैं इरिट्रिया हार गया। यदि मैंने इरिट्रिया जीत लिया होता, तो ना कॉन्ताना ये भेद खोलता, ना ही मेरी ये हालत होती। जैसन, तूने क्या किया? जैसन के सामने रॉल्फ को सजाए मौत मिली। जैसन भी अपने ख्यालों में डूब गया। उसके सामने पिछले कुछ दिनों का सारा दृश्य बिल्कुल ताजा ताजा उभरने लगा कि वो कैसे इरिट्रिया पहुंचा और जीतते जीतते भी हार गया।